जय हिंद। एनआईए स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। न केवल संविधान की प्रस्तावना को समझेंगे, जानेंगे, बल्कि इस प्रस्तावना में आने वाले प्रमुख की वर्डों के बारे में एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हासिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो थी वो संविधान के निर्माण होने के बाद इसको तैयार किया गया था। और जाहिर सी बात है कि प्रस्तावना अर्थात इंट्रोडक्शन किसी भी मुख्य पाठ्यक्रम या किसी भी बुक के पहले ही रखा जाता है और उस प्रस्तावना के माध्यम से ये समझा जाता है, ये जाना जाता है कि आखिरकार उस बुक के अंदर में कौन कौन सी प्रमुख चीजों को शामिल किया गया है। यानी एक हिसाब से दें तो यह क्या होता है, उसका एक समरी होती है, उसका एक सार होता है। तो इसी हिसाब से ही संविधान के प्रथम में ही प्रीएम्बल को यानी कि प्रस्तावना को रखा गया है। आखिर वैश्विक स्तर पर ये प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट वो कहाँ से आया, हम ये देखेंगे। और दूसरी बात कि भारत में इसे शामिल करने के पीछे इसको कैसे शामिल किया गया, यह कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, इसके पीछे कौन कौन से विवादित या विवाद की स्थिति वाले जो केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गए थे, उन सभी को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं और पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैश्विक स्तर पर इसकी शुरुआत कहाँ होती है। तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। जैसे हमने पहले ही जाना कि अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। तो संविधान में सबसे पहले अमेरिका ने प्रस्तावना को शामिल किया। इसे ही हमारे भारतीय संविधान सभा के शामिल लोगों ने अमेरिका के संविधान से ही प्रस्तावना को एडॉप्ट किया है, इसी से ही हमने इसे अपनाया है। तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। जैसे हमने संविधान के निर्माण के समय देखा कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और वही उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ फेरबदल किए गए, कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा गया और उसने ही अंततः भारत की उद्देशिका का क्या किया, स्थान लिया। तो चलिए उद्देशिका को कैसे पढ़ते हैं और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, आइए हम इसको पढ़ के देखते हैं। पहला दिया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी भारत को कैसा बनाया जा रहा है, हम इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यहाँ तक हमने अच्छे से इसको पढ़ा। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सीधे सीधे आपके मेंस के एग्ज़ाम में उद्देशिका लिखने के लिए कहा जा सकता है, नहीं तो छोटे छोटे पार्ट में हमेशा प्रीलिम्स में और मेंस में भी इसके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है और प्रीलिम्स में तो पूछा जाता ही है। कैसा? पहला, अब इसे ध्यान से कैसे पढ़ना है ये समझिए। प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए कैसे भारत की बात की गई है, मतलब किस प्रकार से हम भारत को बनाना चाहते हैं। तो क्या है,
प्रभुत्व संपन्न पहला कीवर्ड है। दूसरा, समाजवादी बनाने की बात की गई है। तीसरा, पंथ निरपेक्ष बनाने की बात की गई है। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है। ये क्या है? भारत को बनाने की बात की गई है। इतने कीवर्ड सीधे सीधे भारत से संबंधित है। अब अभी क्या करते हैं, हम इसको पढ़ने की, कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ये हम देखते हैं। मेंस में तो सीधे सीधे इससे क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। उसके बाद हम एक एक कीवर्ड को समझेंगे और जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। दूसरी बात, प्रस्तावना ये कहती है कि इसके समस्त नागरिकों को अब क्या क्या देने की बात की जा रही है। तो पहला देखिए न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुता। तो न्याय कितने प्रकार की न्याय? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है। तो देखिए 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। गॉट इट? मतलब ये समझ आ गया आपको। दूसरा पूछेगा कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है या प्रावधान किया गया है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। इस डायमेंशन से भी पढ़ना है दोस्तों आपको, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। दूसरा, समता की, कितने प्रकार की समता की बात की गई है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। तो ये इन तीनों की वर्डों के कितने जो प्रकार है ना, इसको आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। दूसरा, मेंस में सीधे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। ये कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है या कितने प्रकार के समानता, समता का उल्लेख किया गया है। तो सीधे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के चांस है। दूसरा, बंधुता में किन किन बातों को रखा जाता है। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो बंधुता में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि हम देखें तो ये 2 वर्ड, ये 1 वर्ड और ये 2 वर्ड, इन दोनों को बंधुता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ तक आपने समझा। इसके बाद क्या कहता है कि इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 का जो दिन है, ये इसको क्या करता है? अंगीकृत करने का दिन निर्धारित करता है, अधिनियमित करने का दिन निर्धारित करता है और आत्मार्पित करने का दिन निर्धारित करता है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस दिन को अंगीकृत या किस दिनांक को, तो आपको याद रखना है इस दिनांक को। ये लागू करने की तिथि नहीं है। लागू करने की तिथि तो हमने पहले ही अच्छे से देखा। अंगीकृत करने का मतलब है सीधे सीधे मतलब अपनाना किसी को, हम ना उसको स्वीकार करना, ये होता है अंगीकृत। इस कीवर्ड का मतलब आपने समझा। दूसरा प्रमुख कीवर्ड है अधिनियमित। अधिनियमित का मतलब ये होता है दोस्तों, जब मुख्यतः हम इसको ना संसद और विधानसभा के संदर्भ में इस वर्ड का उपयोग करते हैं। अधिनियमित का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम कानूनी रूप से स्वीकार करते हैं, उसकी सर्वसम्मति से जब उसको पास करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अधिनियमित। तो भाई प्रस्तावना को क्या किया गया था? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, मतलब कानूनी रूप से यह क्या है? स्वीकार्य है। इसीलिए ये क्या कहा जाता है? अधिनियमित। ये हो गया। तीसरा है आत्मार्पित। आत्मार्पित कहने का मतलब है कि हमने इसको आत्मर्पित कर लिया, मतलब हम इसका अब पालन करेंगे। आत्मर्पित करना मतलब हम स्वयं इसका पालन करेंगे, यही है इसका सेंस है आत्मर्पित करना। तो इस प्रकार से हमने प्रस्तावना को अच्छे से देखा और इसको प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको समझ लिया है। दूसरी बात आती है कि मूल संविधान जब भी कहा जाएगा तो आपको क्या समझना है? 26 जनवरी 1950 को जो संविधान था उसी को हम मूल संविधान कहते हैं, जब तक कि इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होता है। ये होता है मूल संविधान। तो क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। ये हो गया, कहीं कहीं पर इसे पंथनिरपेक्ष कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों वर्ड को हम डिटेल से समझेंगे और इसका मतलब क्या होता है जानेंगे। इस प्रकार अब तक केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ये प्रीलिम्स के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक तो हमने इसकी फैक्चुअल चीज़ों को हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ प्रमुख कीवर्ड आते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम जानते हैं कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डेवलप करते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। देखिए, पहला शब्द है संप्रभुता। संप्रभु शब्द का अर्थ है कि भारत न तो किसी देश पर निर्भर है, न ही किसी राष्ट्र का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों में आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आप अपने घर में रहते हैं तो आपके ऊपर कौन होंगे? एक दादाजी होंगे, अगर होंगे तो। अगर दादाजी नहीं होंगे तो हमारे मम्मी होंगे और हमारे पापा होंगे। हम उनके नीचे आते हैं। सपोज 2-3 बच्चे हैं। अभी आपका डिसीजन कौन लेता है? आपके मम्मी पापा लेते हैं, जाहिर सी बात है। तो आप क्या अभी संप्रभु हैं? आप अभी संप्रभु नहीं हैं। सपोज कल के डेट में एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि आपका जॉब लगता है, उसके बाद ये होता है कि आप ही अब घर में कर्ता धर्ता हो गए हैं, ठीक है। अब पूरे घर का डिसीजन आप ले रहे हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप अपने डिसीजन स्वयं लेते हैं और आपके ऊपर जब कोई नहीं होता है तो आप संप्रभु हो जाते हैं, ठीक है। यही कहना है कि भारत के ऊपर कोई नहीं है, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो आई थिंक संप्रभु का अर्थ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा वर्ड आता है समाजवादी। समाजवादी भारतीय जो समाज है, भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। अर्थात कि लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। मुख्य रूप से हम इसका तुलना करते हैं रूस के साथ और चीन के साथ, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर मुख्य रूप से जो समाजवाद है वो क्या है, सरकार के प्रति अधिक कठोर है। मतलब कि वहाँ जो भी डिसीजंस लेते हैं वहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है, निजी क्षेत्रों को बहुत कम ही अवसर प्रदान किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितना संसाधनों में सरकार का एक हिसाब से देखिए नियंत्रण है, उतना ही क्या होता है, निजी क्षेत्र का भी हमारे यहाँ नियंत्रण है ना। तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ मिश्रित समाजवाद है या मिश्रित समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। यह नियंत्रण न्यून और अधिक हो सकता है। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जैसे कि रूस और चाइना में। साम्यवादी समाजवाद का हमें क्या करता है, एग्जाम्पल हमें वहाँ दिखाई देता है। अब हम आते हैं पंथ निरपेक्ष यानी इंग्लिश में जिसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सेक्युलर। देखिए, इसके पीछे की थोड़ी सी मैं कहानी आपको बताता हूँ। जब इसे क्या किया गया कि 1976 में इसको शामिल किया गया, तो उस समय इंग्लिश में तो वर्ड होता है इसका सेक्युलर, लेकिन इंग्लिश का जब आप हिंदी अनुवाद करके देखेंगे ना तो इसका वो होता है, मतलब होता है पंथ निरपेक्ष और दूसरी तरफ होता है धर्मनिरपेक्ष। तो संविधान में मतलब संसद में इस बात की चर्चा चल रही थी, उस समय विवाद की स्थिति ये थी कि भाई इंग्लिश में तो आपने सेक्युलर वर्ड यूज़ किया, तो हिंदी में क्या यूज़ करेंगे, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो अब कहा गया
कि इसमें से हम पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों वर्ड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में उसका मतलब सेम होता है। अब हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य से तात्पर्य है कि ऐसा राज्य जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों को तटस्थ भाव से संरक्षण प्रदान करता है। मतलब हमारे यहाँ संविधान सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देगा, समान रूप से समर्थन करेगा। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। मतलब ये नहीं कह सकता कि आप एक धर्म के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे तो दूसरे धर्म को उससे अलग कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हमें सभी धर्मों के लिए समान रूप से कार्य करने हैं, समान रूप से उनको सम्मान देना है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत सरकार का या भारत राष्ट्र का कोई भी राजधर्म नहीं होता है, किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। जैसे कि जितने भी इस्लामिक स्टेट हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, इस्लाम धर्म को वो क्या करते हैं, एक राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। मतलब वो पंथ निरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। दूसरा एक एंगल ये आता है कि यूरोपीय जो देश हैं वो क्या करते हैं, उनके यहाँ पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जितने भी रिलीजन है ना, जितने भी जो धर्म है उनसे बिल्कुल अलग है। मतलब सीधे एक लाइन खींची हुई है। उनको धर्म में वो किसी प्रकार का न तो हस्तक्षेप करते हैं, न ही उनका किसी प्रकार का मतलब होता है। धार्मिक रूप से न तो वो किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ ये लाइन नहीं खींची हुई है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है ना वो ये बोलती है कि हम सभी धर्म को समान रूप से ट्रीट करेंगे, धर्म सरकार से बिल्कुल अलग नहीं होगा। ये लाइन हमारे यहाँ नहीं खींची हुई है। हम सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करेंगे, समान रूप से समर्थन देंगे, लेकिन किसी धर्म को हम राजधर्म नहीं बनाएंगे। यहाँ तक आपने समझा। अब ये जो दो वर्ड आते हैं दोस्तों, लोकतंत्र और गणतंत्र यानी कि गणराज्य, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप सेलेक्ट होकर के जाएंगे और रायपुर में जब आपका क्या होगा जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो जो मास्टर ट्रेनर्स आते हैं ना आपको ट्रेनिंग देने के लिए, या फिर रायपुर ही नहीं लाबासना में भी जब यूपीएससी के कैंडिडेट सेलेक्ट होके जाते हैं, तो जो मास्टर ट्रेनर आते हैं ना वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लोकतंत्र और गणराज्य के बीच में आप हमें अंतर बताइए, इसका अंतर समझाइए। और अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो डीसी सेलेक्ट होकर गए हैं, जो डीएसपी सेलेक्ट होकर के गए हैं, जो आईएएस सेलेक्ट होकर के गए हैं, जो आईपीएस सेलेक्ट होकर के गए हैं, वो डिफरेंस ही नहीं बता पाते। ऐसी चीज़ें अखबारों में भी आती है और मास्टर ट्रेनर्स बताते भी हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि न केवल ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, बल्कि आपके समझ को भी पूछा जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो वो क्या है? लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र, अर्थात जनता का शासन। लोक मतलब पब्लिक है ना, और तंत्र अर्थात एक सिस्टम है, वो क्या है, जनता का शासन है। जैसे अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या है, लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है। ये तो समझ लिया आपने लोकतंत्र। इसमें समझने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। होती दिक्कत है इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालने में। दूसरा होता है गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। गणतंत्र का मतलब है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है या आती है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। मतलब सीधा सा अर्थ है गणतंत्र का कि ऐसा राष्ट्र जहाँ का जो प्रमुख है, मतलब जो मुख्य व्यक्ति है, मतलब राष्ट्र का जो प्रमुख है, हमारे देश में प्रेसिडेंट,
इसका क्या होगा, निर्वाचित होगा, यह वंशानुगत नहीं होगा। गणतंत्र का सीधा सा मतलब यही है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि वहाँ का जो प्रमुख है, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे यहाँ जो सरकार का प्रमुख है, कौन, प्रधानमंत्री, वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख है, कौन, राष्ट्रपति, वो क्या होता है, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा, वंशानुगत नहीं होगा, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझिएगा। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है या फिर ट्रेनिंग के दौरान तो पूछा ही जाता ही है। दूसरा है स्वतंत्रता, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है जिसको लिबर्टी। अब ये क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। मतलब आपको स्वतंत्रता दी गई है तो उसमें किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति नहीं है, जब तक कि आप दूसरे के स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं तब तक। हम मूल अधिकार में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना ताकि उसका मानवीय विकास हो सके। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है स्वतंत्रता का। ठीक है। अब एक वर्ड आता है न्याय। ये न्याय वर्ड जैसे कहते हैं ना कि शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसका साउंड बहुत बड़ा है। अच्छे अच्छे लोग न्याय को डिफाइन ही नहीं कर पाते। न्याय का मतलब तो सभी जानते हैं कि हमें सामाजिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए, राजनीतिक न्याय चाहिए। तो मतलब ये न्याय है क्या? मैंने बहुत कोशिश की और बहुत ढूंढ करके बहुत ही सिंपल डेफिनेशन और एक अर्थ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि न्याय क्या है। किसी नियत समय में किसी भी व्यक्ति को वह प्रदान करना जिसकी वह योग्यता रखता हो या अधिकारी हो, यह है न्याय। वो कैसे? सपोज एक व्यक्ति को आपका अधिकार है कि आपको सम्मान मिले, है, ठीक है। ये सम्मान अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। दूसरा है, अगर आपको दंड दिया गया है, सपोज किसी को भी फांसी की सजा हो जाती है, ठीक है, और ये फांसी की सजा में क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है। तो जिसको फांसी की सजा नहीं मिल रही है, विलंब हो रहा है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसके विरोध में दिया गया है, ये भी तो उसके खिलाफ अन्याय है ना, कि उसको क्या सही समय में दंड नहीं मिल रहा है, ये हो गया अन्याय, है ना। तो ये कहने का मतलब है कोई भी हो, पुरस्कार हो या दंड हो, सही समय में सही व्यक्ति को दिया जाए तो वो कहलाता है न्याय। सामाजिक न्याय मतलब समाज में जब लोगों को उचित रूप से सम्मान नहीं मिलेगा या उनका अधिकार नहीं मिलेगा सामाजिक रूप से, तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक अन्याय। तो यही है सामाजिक न्याय। दूसरा, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि अर्थ से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। एक पुरुष को आप काम करने के लिए 100 रुपए दे रहे हैं और उसी काम को करने के लिए आप एक महिला को 80 रुपए दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, अन्याय ही तो हुआ। तो इसी को बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर्थिक न्याय। तो मतलब दोनों को समान रूप से दर्जा देना, ये हो गया। फिर राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि जो हमारे देश में हमें जो वोट डालने का अधिकार दिया गया है, ईवीएम में हम वोट डालते हैं, बैलेट पेपर के माध्यम से डालते हैं, जो वयस्क मताधिकार पर, ये क्या है, राजनीतिक न्याय। मतलब देश के सभी लोगों को जो योग्यता रखते हैं उनको क्या दिया जाता है, वोट डालने का अधिकार। तो ये है राजनीतिक न्याय। सरकार के समक्ष पहुंच करके अपना आवेदन देना, अपना शिकायत देना, ये क्या कहलाता है, राजनीतिक न्याय। तो अगर किसी को सरकार के समक्ष पहुंचने ही न दिया जाए तो वो अन्याय ही तो होगा। तो इन्हीं तीनों को प्रस्तावना क्या करता है, स्थापित करने की बात करता है। आई होप इस न्याय को आप अच्छे से समझे होंगे।
बहुत ही इजी शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समता। समता का अर्थ है समाज के किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। ये कहलाता है समता। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, इन दोनों के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। इनको आप विशेष दर्जा नहीं दे सकते, इनके साथ आप निम्नतम व्यवहार नहीं कर सकते। इन अंतर को मिटाने की संकल्पना जो की गई है वो समता के माध्यम से की गई है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया समता क्या है। बस हल्का हल्का आपको इसे समझना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें भारी कीवर्ड है नहीं। ये सीधे आपके मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, इन कीवर्डों को डिफाइन करने की, इसकी विशेषता बताने की। बंधुत्व का मतलब है सीधा सीधा भाईचारे की भावना। और हमारी प्रस्तावना क्या करती है, बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करने की रखती है कि किन बातों को सुनिश्चित किया जाए। पहला है व्यक्ति का सम्मान और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। तो व्यक्ति का सम्मान करें, हम एक दूसरे क्या हैं, भाई भाई हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये गलत हुआ। तो हम एक दूसरे का सम्मान करें, ये हमारा बंधुत्व बढ़ाएगा। दूसरी, देश की एकता और अखंडता, इसको निर्धारित करें। जब हम एक दूसरे के बीच में भाईचारा होगा तो जाहिर सी बात है कि देश में एकता की भावना होगी और देश क्या होगा, अखंड होगा, कभी खंड खंड नहीं होगा। तो इन दोनों उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ बंधुत्व की भावना को, बंधुत्व के प्रावधान को प्रस्तावना में रखा गया है। अब नोट करने वाली चीज़ें हैं जो सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछा जाता है। पहला, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, इसको आपको याद रखना है। ये सीधे सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। अब जब प्रस्तावना के संबंध में कुछ ऐसे केस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसके बारे में हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है, ताकि आप प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं तो हर डायमेंशंस में पढ़िए, पूरा बंजर कर देंगे ताकि कोई भी डाउट हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड ना रहे। क्या हुआ, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान लागू होने के बाद बहुत सारी चर्चाएं चालू हो गई, क्योंकि लोगों तक इसकी बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से समझ नहीं थी। तो संविधान में यह कहा गया है कि संविधान को व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो संविधान से संबंधित जो कुछ भी विवाद की स्थिति होती है उसको व्याख्यायित करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या इसमें दिक्कतें आई, क्या विवाद के विषय थे। एक केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें ये कहा गया कि क्या उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल संविधान का अंग है। इसमें विवाद की स्थिति हुई। ये कौन से केस में हुई, बेरूबारी केस में। बेरूबारी केस में यह विवाद की स्थिति थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ही कह दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, किस केस में कहा, बेरूबारी केस में यह कह दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ये उस समय कॉन्सेप्ट चल रहा था कि भाई ये तो किसी अनुच्छेद में तो दिया ही नहीं गया है, तो हम कैसे मान लें कि ये संविधान के अंदर है, क्योंकि ये संविधान का जो बुक है, संविधान के बुक को आप जैसे पढ़ेंगे तो पहले ही पेज में आ जाता है प्रस्तावना, तो ये किसी अनुच्छेद में तो नहीं दिया गया है। तो यह माना जाया जाए कि यह संविधान का अंग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 1960 में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 1973, बहुत ही फेमस केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में ये कहा गया केशवानंद भारती वाद में। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस निर्णय को
पलट दिया और ये कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। अब ये कहा गया और ये अब माना जाता है। उसके बाद किसी प्रकार की विवाद की स्थिति पैदा नहीं हुई है। संविधान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। भाई जब 1973 में कहा कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, उसके बाद ही तो हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें संशोधन किया। ठीक है, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। मतलब ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कि प्रस्तावना के हिसाब से कोई भी निर्णय दे दिया जाए। कोई ये लेकर पहुंच जाए कि अरे भाई ये कहा गया है कि हमें तो आर्थिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए, तो आप हमें आर्थिक न्याय दो, क्योंकि प्रस्तावना में तो आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो ये सिर्फ एक आदर्श बिंदु है, हमें इसे प्राप्त करने की कोशिश करनी है। ये बाउंड नहीं है सरकार पे, न तो सुप्रीम कोर्ट में न ही हाई कोर्ट में, कि उसमें जो कहा गया है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट निर्णय नहीं दे सकती। तो आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, समझ चुके होंगे, क्योंकि इससे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में यह कभी भी पूछा जा सकता है कि यह बताइए कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है। 60 शब्दों में अपने उत्तर दीजिए। तो आपको इन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना होगा और बताना होगा। देखिए, वर्तमान के सीन और सिनारियो को मैं देखूं तो अभी संविधान के संबंध में, प्रस्तावना के संबंध में, जब लोकसभा का सेशन अभी चल रहा था, बजट सेशन है ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ये डिस्कशंस हो रहे हैं। और हमेशा ही आप द हिंदू न्यूज़पेपर उठा लीजिए या इंडियन एक्सप्रेस उठा लीजिए या कोई भी राष्ट्रीय स्तर का पेपर उठाइए, उसमें एडिटोरियल जब आप पढ़ेंगे ना, तो हमेशा यह न्यूज़ और ये टॉपिक हॉट टॉपिक बना रहता है कि प्रस्तावना में सरकार चेंज करने वाली है, प्रस्तावना में सरकार ये करने वाली है। तो ये क्या है, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि यह हॉट टॉपिक बना हुआ है। चलिए, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे संविधान की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान की प्रकृति क्या है, भारतीय संविधान की क्या प्रकृति है, हम इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद जो भी मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं या आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं, तो हम आपके लिए पर डे एक क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये हमारा अब परिवार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपका हमारा साथ कंटिन्यू चलता रहेगा। दूसरी बात, दूसरे जो आपके फ्रेंड होंगे, कोई ग्रुप सर्कल में होंगे, तो उनको भी आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस सेशन से लाभ ले सके। न केवल प्रीलिम्स के लिए, न केवल मेंस के लिए, बल्कि दोनों के लिए यह इक्वल बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।